Hello students, this is the second lecture of current electricity, and in this lecture we will start with second question, which is Kirchhoff's second law, which is also called as voltage law, mesh law और loop theorem। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा नाम है इसमें। किरचॉफ सेकेंड लॉ ये बहुत लोग याद रखते हैं, ये आगे का जो लॉ है यहाँ पे ये याद नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया तो वो टाइम पे समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने सारे नाम से यहाँ पे लिख दिए। लूप थियरम मीन्स सेकेंड लॉ एक ही बात होता है, मेश लॉ का मतलब भी किरचॉफ सेकेंड लॉ होता है, वोल्टेज लॉ का मतलब भी किरचॉफ सेकेंड लॉ है। तो बहुत सारे नाम है, चारों नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। स्टार्ट करते हैं डायग्राम से सबसे पहले। तो जैसे हमने किरचॉफ करंट लॉ फर्स्ट लॉ में देखा था, ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन किरचॉफ्स करंट लॉ पूरी तरह से करंट पे बेस्ड था, और जो सेकंड लॉ है ये वोल्टेज पे बेस्ड है। देखो नाम में यहाँ पे लिखा है वोल्टेज लॉ, मींस यहाँ पे वोल्टेज से काम होगा, मींस पोटेंशियल डिफरेंस V। तो डायग्राम कैसा है, देखो जरूरी नहीं कि जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है वैसे ही बनाएंगे, अलग भी डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन जो भी डायग्राम जो भी सर्किट बनेगा उसके हिसाब से मैथमेटिक्स आएगा, ऐसा। तो मैं जो सर्किट बना रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक से मैच होगा, देखना जरा ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है डायग्राम। सर्किट कैसा ही बनाया जा सकता है, लेकिन जैसा सर्किट होगा उसके हिसाब से मैथमेटिक्स लिखने आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ बैटरीज लेते हैं, दो बैटरी एज्यूम करते हैं। एक बैटरी जिसका EMF E1 एज्यूम करते हैं, E1 इज द EMF ऑफ फर्स्ट बैटरी। ये जो मैं बैटरी बना रहा हूँ फर्स्ट, इसका EMF मैं एज्यूम करता हूँ E1 इज द EMF ऑफ फर्स्ट बैटरी। सिर्फ बैटरी नहीं होगा सर्किट में, बैटरी के साथ कुछ रेजिस्टर्स भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। टोटल 4-5 रेजिस्टर यूज करते हैं, जरा ध्यान देना। फर्स्ट रेजिस्टर यहाँ पे, ये फर्स्ट रेजिस्टर, इसको हम नाम देते हैं R1 इज द फर्स्ट रेजिस्टर जो E1 के साथ कनेक्ट किया है सीरीज में। इसके बाद क्या करते हैं, एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इस आर्म पे कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टर है इसको हम, जैसे ये R1 है, Z याद रखो, ऐसा Z ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये R1, तो इस रेजिस्टर को हम नाम देते हैं R2, ये हमारा सेकेंड रेजिस्टर हो गया। अब ये सेकेंड रेजिस्टर, थोड़ा नीचे और आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक और रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ये थर्ड रेजिस्टर, और इसका नाम है R3 हमारा थर्ड रेजिस्टर। या फिर मैं इस रेजिस्टर को R4 नाम देता हूँ, रीजन बताता हूँ मैं इसको R4 क्यों दे रहा हूँ नाम। ये R1 ऐसा बनाया है, ये R2 इधर बनाया है, R3 वाला रेजिस्टर मैं बीच में बनाने वाला हूँ, बीच में एक ब्रांच आने वाला है। तो यहाँ पे एक ब्रांच बनाते हैं और इस ब्रांच पे एक रेजिस्टर अटैच करते हैं। रेजिस्टर देखो, देख सकते हैं रेजिस्टर का सिंबल कैसे, ऑलरेडी 10th में पढ़ा है रेजिस्टर्स के बारे में बहुत कुछ। तो ये R1 R2 R3, यहाँ पे R4, और एक नीचे एक और रेजिस्टर बनाएंगे R5। तो टोटल 5 रेजिस्टर्स है हमारे पास। मैंने ज़्यादा रेजिस्टर लिया, आपके टेक्स्ट बुक में इतना ज़्यादा रेजिस्टर्स वगैरह इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, लेकिन पहले अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ में आ गई तो फिर इजी वाला चीज़ तो आ ही जाएगा। R1 R2 R3 R4 एंड R5 ऐसा। तो ये हमारा ऐसा सर्किट है। अब इसमें हमको यूज़ करना है KVL। देखो हाँ, एक बात बता दो, कभी कभी मैं जब ये हमारा टॉपिक वगैरह हो जाएगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में KVL भी बोलते हैं। KVL क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, KVL का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL बोला जाता है, KVL कभी एग्जाम में आ जाता है, एक्सप्लेन KVL, और बच्चों को मालूम है KVL क्या होता है। KVL मीन्स होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऐसा। वैसे ही फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था उसको बोला जाता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का सर्किट हमारे पास यहाँ पे रेडी है। अच्छा, एक बैटरी है, एक और बैटरी एक काम करते हैं, एक और बैटरी अटैच करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर सिमेट्री दिखेगा हमारे सर्किट में। तो एक बैटरी मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, ये यहाँ पे एक और बैटरी, और बैटरी का पोलर देख सकते हो पोल्स वगैरह कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे। लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है दोनों बैटरी का, और राइट साइड में दोनों बैटरी का नेगेटिव है। बैटरी का EMF E1 है और इस बैटरी का EMF है E2। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। ये बहुत ईजी है, जो मैंने बनाया तो बहुत ईजी है। अब एक्चुअल गेम इसके बाद स्टार्ट होगा। देखो इसके बाद क्या होता है, अब बहुत ईजी कंसेप्ट है। हमेशा करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आके खत्म हो जाता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलने वाला है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जाना है उसको। सेम इधर भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे उसको आना है। अब मेन लॉजिक ये है कि जो हमने सेल यहाँ पे E1 यूज किया जिसका EMF E1 है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ये जो सेल हमने यूज किया है जिसका EMF E1 है, इस EMF E1 के वजह से जो हमको करंट मिल रहा है वो करंट को हम एज्यूम करते हैं I1 इज द करंट बिकॉज ऑफ बैटरी, फर्स्ट बैटरी, या फिर बोलो बिकॉज ऑफ EMF E1 की वजह से जो करंट मिल रहा है वो है I1। इसमें स्मॉल I1 भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, ठीक है, कैसे तुम्हारी मर्जी कैसा भी यूज करो। I1
वो करंट है जो बैटरी E1 से निकल रहा है। डायरेक्शन मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हर बार करंट बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलता है। सेम ये चलो I1 का काम हो गया, बैटरी जिसका EMF E1 है, EMF E1 की वजह से करंट I1। सेम यहाँ पे आओ, EMF अभी E2 है, E2 जो EMF है इसकी वजह से जो करंट आएगा, जैसे E1 की वजह से I1 वैसे E2 की वजह से I2 आएगा। डायरेक्शन कहाँ होगा, बहुत सिंपल है, बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट निकलता है, तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ से करंट निकलेगा। तो अगर करंट यहाँ से निकल रहा है तो कैसे जाएगा वो देखो। तो जो हमारा E2 जो है, E2 जो EMF है E2, इसमें से जो करंट, इसके वजह से जो करंट मिल रहा है हमको, उस करंट को मैं नाम देता हूँ I2। ठीक है, I2 इज द करंट बिकॉज ऑफ EMF E2। तो ये I2 वाला करंट का तो डायरेक्शन देख ही रहे हो, मीन्स बैटरी के पॉजिटिव से निकला है, ये भी बैटरी के पॉजिटिव से निकला, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा अब क्या होगा जरा यहाँ पे ध्यान देना, जो करंट I1 बैटरी फर्स्ट बैटरी से निकला है और जो करंट I2 सेकेंड बैटरी से निकला है, इन दोनों करंट को आना है और इस पॉइंट पे आके मिक्स हो जाना। दिख रहा है ये वाले पॉइंट पे, ये दोनों ये वाले पॉइंट पे, ये हम इसको हम एज अ जंक्शन बोलेंगे। याद है किरचॉफ KCL में हमने किया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में, वहां पे मैंने आपको जंक्शन और नोड समझाया था। जंक्शन और नोड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा ब्रांचेस अराइव होती है या फिर वहां पे एंड होती है, तो ये जंक्शन वाला पॉइंट है। तो जंक्शन पे ये जो I2 करंट है और ये जो I1 करंट है, बहुत इजी है। देखो ये तो बेसिक सा मैथमेटिक्स है कि I1 जो करंट ऊपर से आ रहा है और I2 जो करंट नीचे से आ रहा है, ये दोनों करंट होके मिक्स होके बीच में से आएंगे, ऐसा एकदम सिंपल। देखो I1 यहाँ से ऐसा अंदर, यहाँ से I2 आएगा, मीन्स यहाँ पे जो ये ब्रांच में जो मुझे करंट मिलेगा वो करंट I1 नहीं है, वो करंट I2 भी नहीं है, वो करंट है I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 का रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि दोनों करंट यहाँ पे जंक्शन पे आके मिक्स हो गए। अब ऐसा नहीं कि I2 ऊपर जाएगा, ऊपर जा ही नहीं सकता। रीजन है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करता है, और जब ये ऊपर जाएगा तो उसको यहाँ पे हायर पोटेंशियल मिलेगा। हमको हायर पोटेंशियल पे नहीं जाना है, हायर पोटेंशियल से तो निकल गया है करंट। पॉजिटिव मीन्स हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलरेडी हायर पोटेंशियल से निकल गया, अब उसको रिटर्न आना है लोअर पोटेंशियल पे। तो क्लियर बात है कि वो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर उसको हायर पोटेंशियल मिलने वाला है फिर से। तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ से जाए, तो करंट जो है यहाँ से जाता है, देख रहा है बीच वाला जो ब्रांच है यहाँ से मूव होगा करंट। ये जो करंट है ये करंट I1 नहीं है, ये करंट I2 नहीं है, ये दोनों का ऐड होके करंट यहाँ से मिल रहा है, विच इज I1 प्लस I2। ये वाला करंट है I1 प्लस I2। क्लियर समझ में आ रही बात? देखो इजी चीज नहीं है, इजी बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे और आगे और हमको डीप में जाना है। तो एक एक चीज पहले क्लियर करके चलो तो बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि अभी तक तो मैथमेटिक्स स्टार्ट ही नहीं किया, मैथमेटिक्स का बहुत डिफिकल्ट है, तो एकदम ध्यान से देखते रहना। पहला बैटरी जो जिसका EMF E1 है, इसकी वजह से जो करंट है वो I1 है। सेकेंड बैटरी जिसका EMF E2 है, E2 की वजह से जो करंट है I2। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाता है, तो पॉजिटिव से यहाँ से I2 निकला है, यहाँ से पॉजिटिव से I1 निकला है, दोनों मिल गए इस पॉइंट पे और मिलके अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो I1 प्लस I2 जो करंट है वो बीच वाले ब्रांच से जा रहा है। अब देखो इतना तो क्लियर है कि चलो यहाँ से I1 प्लस I2 आएगा, यहाँ तक I1 प्लस I2 आएगा। इसके बाद क्या होगा वो सुनो, यहां से यहां तक जो करंट है वो I1 प्लस I2 है। अब यहां इसके बाद कहां जाना है, इसके बाद दो ऑप्शन है, कहां देखो इतना क्लियर समझो। हायर पोटेंशियल से निकला अगर करंट है तो उसको कैसे भी करके अपने लोअर पोटेंशियल पे आना है रिटर्न, मींस नेगेटिव वाले पार्ट पे, नेगेटिव टर्मिनल पे उसको रिटर्न आना ही है। जो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है उसको कुछ भी कहीं भी जाए उसको रिटर्न अपने नेगेटिव टर्मिनल पे आना है। तो इतना तो सिंपल सा क्लियर है कि I1 प्लस I2 करंट यहां से लेके यहां तक है। इसके बाद क्या होगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसके बाद ऐसा है कि कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट हमको नीचे मिलेगा। दो ऑप्शन, क्योंकि दो ऑप्शन पॉसिबल, यहां से दो रास्ता है इसके पास जाने के लिए। जो I1 प्लस I2 करंट है, अब इसके पास दो रास्ता है, या तो ऊपर जाए या तो नीचे आए या तो दोनों जगह पे जाए। तो वो चूज करता है उसको दोनों जगह पे जाना है। क्यों दोनों जगह पे जाना है, क्योंकि दो अलग अलग करंट है इसके पास। अब कौन सा करंट ऊपर जाएगा और कौन सा करंट नीचे जाएगा, ये मेन काम है यहाँ पे। बहुत सिंपल सा भी लॉजिक है। E1 पे कौन से करंट को पहुंचना है, जो वहां से निकला। E1 से कौन सा करंट निकला, E1 की वजह से तो I1 करंट निकला है, तो I1 वाला करंट घूम के उसको रिटर्न वहां पे जाना ही है। तो जो I1 और I2 में से जो करंट ऊपर जाएगा वो होगा I1, राइट। और I1 और I2 में से जो करंट नीचे आएगा वो तो बहुत इजी है। E2 के पास कौन से करंट को लेकर आना है, E2 के पास I2 वाला करंट आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने जो करंट दिया है वो I2 है, तो इसको रिटर्न I2 करंट मिलना ही चाहिए। तो यहां से जो नीचे करंट आएगा वो होगा I2। समझा कैसा है यहाँ पे पूरा कंसेप्ट? ऐसा बहुत सिंपल सा है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट को पहले समझो।
अगर डायरेक्ट इसको याद कर रहे हो तो फिर तो कंफर्म है कि आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। याद मत करो, वो कंसेप्ट समझो कि I1 करंट पॉजिटिव से क्यों निकला। रीजन है, देखो कोई भी करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। सेम I2 वाला करंट भी बैटरी के पॉजिटिव से, दोनों आके ये पॉइंट पे ऐड अप हो गए और ब्रांच से यहां तक यहाँ पे आए। फिर दो रास्ता है, ऊपर जाने का और नीचे जाने का। वो डिपेंड करता है कि कौन से सेल ने वो करंट दिया है। I1 और I2 में से I1 वाला करंट फर्स्ट सेल ने दिया था तो फर्स्ट सेल के पास चला गया उसका करंट। I1 और I2 में से I2 वाला करंट सेकंड सेल ने दिया तो सेकंड सेल के पास I2 आ गया। सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। और सबसे मेन चीज है यहाँ पे नेमिंग करना पड़ेगा, हर एक नोड को या फिर हर एक पॉइंट को आपको नेम करना पड़ेगा, क्योंकि केवीएल यहीं पे हमको यूज करना है। तो चलो नेमिंग करते हैं। अपने हिसाब से कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। ए मैं ऐसा लेता हूँ, ए यहाँ पे बी, ये सी पॉइंट, ये डी, यहाँ पे ई और ये एक एफ। ठीक है, ऐसा धीरे धीरे सर्किट और कॉम्प्लेक्स होंगे। ये तो बेसिक चीज सिखा रहा हूं मैं, और धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होने वाले सर्किट। तो पहले से समझते चलो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। चलो इतना क्लियर है। हमारे पास दो सेल है जिसका EMF E1 E2 है, 5 रेजिस्टर्स है, R1 R2 R3 R4 R5 है। दो टाइप के करंट है, I1 I2। ये कोई अलग टाइप का करंट नहीं है, ये दोनों का मिक्स होकर करंट है I1 प्लस I2। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट। ये हमारा डायग्राम है जो KVL का डायग्राम है। KVL मींस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का हमने सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा सर्किट बनाओ, सिर्फ इतना सा सर्किट बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उस सर्किट के लिए तुमको KVL लिखने आना चाहिए, KVL का इक्वेशन लिखने आना चाहिए। मैं तो पूरा कॉम्प्लेक्स के लिए पूरा बताता हूँ, उसमें से अगर ये मेरा लेक्चर प्रॉपर्ली अगर देख लिया है और आपको समझ में आ गया कि ये बड़े सर्किट के लिए KVL कैसे लगाते हैं, तो कोई भी सर्किट में KVL लगा सकते हैं। KVL मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हो चुका है हमारा। अब इसमें क्या करता हूं मैं, सबसे पहले डायग्राम होने के बाद साइन कन्वेंशन पहले बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट बताऊं तो नहीं समझ में आएगा। पहले देखो साइन कन्वेंशन। KCL का साइन कन्वेंशन याद है, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है वो पॉजिटिव और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है वो नेगेटिव। इनकमिंग करंट पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट नेगेटिव। KCL में, KVL में ऐसा कुछ नहीं है। KVL में एकदम अलग कंसेप्ट है। हमारे टेक्स्ट बुक में जैसा साइन कन्वेंशन दिया है वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो मेरे पास एक शॉर्टकट सा ट्रिक है समझने का। उस चीज को समझो तो बहुत इजीली कोई भी सर्किट में हम KVL यूज करते हैं, बहुत इजीली लगा सकते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं है वहां पे। तो सेकंड पॉइंट में तुमको साइन कन्वेंशन बताता हूं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब है कि कौन से करंट को, कौन से वोल्टेज को तुमको नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में करंट के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं किरचॉफ करंट लॉ नहीं पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो मेरा पूरा साइन कन्वेंशन वोल्टेज के ऊपर होगा। ठीक है, वोल्टेज के ऊपर। देखो पहले कुछ चीजें समझा दूं, कुछ पैरामीटर समझा दूं, तो यहां पे इसका साइन कन्वेंशन पे डायरेक्ट नहीं आ सकते। पहले समझो, ये जो दिख रहा है R1 R2 R3 R4 R5, ये सब क्या है? ये एक्चुअल में लोड्स है। लोड्स मींस क्या होता है? वो डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती हैं उसको बोलते हैं हम लोड। हमारे घर में जो ट्यूबलाइट होता है वो एक टाइप का लोड है, फैन होता है, फैन एक टाइप का लोड है, AC कूलर जो भी है, ये सब क्या है? लोड्स है। लोड्स मींस क्या होता है? जो भी चीजें एनर्जी कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं लोड्स। तो ये हमारे लिए क्या है? ये R1 R2 R3 R4 R5 लोड्स है। ये E1 E2 लोड्स नहीं है, ये तो सोर्स है। सोर्स मींस यही तो एनर्जी देगा। तो E1 और E2 का पहले नाम समझ लो। E1 को बोलते हैं, मींस E1 E2 नहीं बोलेगा मैं, E के बारे में बताता हूँ। E मींस होता है EMF। EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में घुमा के वहीं पे लेके आने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। E हमारे लिए EMF है। EMF सब देखो, मेरे साइन कन्वेंशन में दो मेन वर्ड आने वाला, एक है EMF और दूसरा आएगा पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में जरा समझो। कोई भी सेल, कोई भी बैटरी पोटेंशियल एनर्जी, इसमें क्या होता है? देखो ये क्या करता है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V, जिसको बोलते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी एक सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो बैटरी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। जितना ज्यादा डिवाइसेस आप लगाओगे सर्किट में उसका उतना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। मींस होता है क्या है? ओम्स लॉ पता है सबने 10th में पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या होता है? एक बार रिकैप करा देता हूं। ओम्स लॉ क्या है? जहां भी करंट है और जहां भी रेजिस्टेंस है तो वहां पे एक पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं हम इसको। कैसे मालूम पड़ता है कहां पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? बहुत इजी है। जहां भी करंट दिखाई दे रहा है और जहां भी रेजिस्टेंस है वहां कंफर्म पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। देखो कैसे, हम सर्किट से समझते हैं। देखो I1 करंट है, यहां से I1 करंट आया। मैं सिर्फ अगर R2 को देखो, R2 मींस रेजिस्टेंस है,
R2 से कोई करंट जा रहा है क्या, चेक करो। हाँ बिल्कुल, देखो R2 से करंट जा रहा है जो है I1, तो करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो यहां पे एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। मींस ये दिख रहा है, ये डिवाइस के अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। समझ में आ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप क्यों मिल रहा है? करंट और रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप होता है हर डिवाइस के अक्रॉस, हर डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। सेम R3 अगर मैं चेक करो R3, देखो R3 तो एक रेजिस्टेंस हुआ, R3, चलो इसको मैं अलग से करके दिखाता हूं, ये तो जस्ट समझाने के लिए था ओम्स लॉ। हाँ, हमको चेक करना है कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, जो बहुत इजी समझने के लिए, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। पहले चेक करो करंट और रेजिस्टेंस है क्या। देखो R3 से कोई करंट जा रहा है क्या, चेक करो। हाँ देखो R3 से करंट जा रहा है, कौन सा करंट जा रहा है? I1 प्लस I2 वाला करंट जा रहा है रेजिस्टेंस R3 से, करंट है। और चेक करो वहां पे रेजिस्टेंस है क्या? हाँ रेजिस्टेंस भी है, R3 है, मींस रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है, तो यहाँ पे कंफर्म एक पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। तो बोलने का सिंपल सा मतलब ये है, जो भी डिवाइसेस अटैच किया है सर्किट में वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। मींस पोटेंशियल, कुछ बैटरी का पोटेंशियल वो ले लेता है, तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, R3 के क्रॉस होगा, R4 के क्रॉस होगा, R5, ये सारे डिवाइसेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। और EMF कहां पे है? यहां दिख रहा है, ये फर्स्ट बैटरी के पास EMF है और यहां EMF है, 2 EMF है और 5 पोटेंशियल ड्रॉप है। देख सकते हैं जैसे सर्किट डायग्राम में, समझ में आई बात कि पोटेंशियल ड्रॉप कहां पे होता है? जहां भी करंट और रेजिस्टेंस है वहां पे कंफर्म पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है। और EMF कहां पे रहता है? जहां बैटरी है वहां पे EMF है। तो सर्किट डायग्राम के हिसाब से मैंने तुमको 2 वर्ड समझाया है, एक पोटेंशियल ड्रॉप देख रहे हो यहाँ पे, और दूसरा है EMF तो क्लियर दिख रहा है डायग्राम में क्या है। चलो अब मैं सिखाता हूँ इसका साइन कन्वेंशन क्या है। पहले स्टेटमेंट एकदम ध्यान से समझो, उस स्टेटमेंट का मतलब तुमको तब समझ में आएगा जब मैं तुमको मैथमेटिक्स कराऊंगा। अभी तो जस्ट उस स्टेटमेंट को समझो मैं क्या बता रहा हूँ। पॉइंट ऐसा है, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी नहीं ये चीज है हमारे। पॉइंट ऐसा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में हमको पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बोल दो कभी, करंट के डायरेक्शन में जब भी हम आएंगे हमको वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेना है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज इज नेगेटिव, ये एक फर्स्ट पॉइंट है साइन कन्वेंशन का। करंट के, देखो सिंपल से माइंड में एक पॉइंट फिट कर लो, उसका मतलब मैं जब मैथमेटिक्स कराऊंगा तभी समझेगा, अभी जस्ट वो माइंड में पॉइंट फिट कर लो। करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव, दैट्स इट, सिंपल सा। करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव, ये फर्स्ट है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज इज नेगेटिव, ये अगर करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव है तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? वोल्टेज पॉजिटिव। तो वो उसका सेकंड पॉइंट है साइन कन्वेंशन का। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ करंट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको वोल्टेज मिलेगा पॉजिटिव। सिंपल सा कंसेप्ट है, करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज पॉजिटिव। अब इसका मतलब मैंने 2-3 बार रिपीट करके बोल दिया, इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स में ही समझेगा। अभी जस्ट ये स्टेटमेंट याद कर लो, क्योंकि अगर ये चीज यहां पे याद नहीं है तो वहां पे तुमको याद करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा पहले याद कर लो। In the direction of current voltage is negative and in the direction opposite to that of current voltage is positive, सिंपल सा कंसेप्ट। तो लिख देता हूं फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पॉइंट सुनना, साइन कन्वेंशन में ऐसा है कि in the direction of current, करंट के डायरेक्शन में, in the direction of current, करंट के डायरेक्शन में अगर मैं चेक कर रहा हूं in the direction of current, क्या हमको नेगेटिव मिलेगा? हमको वोल्टेज नेगेटिव मिलने वाला है। in the direction of current वोल्टेज इज नेगेटिव, देखो वोल्टेज इज नेगेटिव। अब यहां पे मैंने वोल्टेज लिखा है, इसका मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका ही मतलब पोटेंशियल ड्रॉप है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन में 2 चीजें, एक है वोल्टेज, एक पोटेंशियल ड्रॉप है और एक EMF है, तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिख दिया, ऐसा मत समझना। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वोल्टेज ही हमारे लिए पोटेंशियल ड्रॉप है इस सर्किट के लिए। चलो तो हमने क्या लिखा है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज इज नेगेटिव। तो आगे भी देखते हैं, एंड in the direction opposite to that of current, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? तो हमको वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है, सिंपल। एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ करंट, एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ करंट वोल्टेज इज पॉजिटिव, वोल्टेज को आपको लेना है पॉजिटिव। बस अगर इतना सा स्टेटमेंट याद है तो आगे जो हम इतना बड़ा बोर्ड ऑक्यूपाई करने वाले वो सब समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है इतना, जो मैंने ये छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, अगर बस इतना सा समझ में आ गया है तो बहुत इजीली हम आगे का मैथमेटिक्स करेंगे, क्योंकि सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो मैथमेटिक्स भी कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन उस चीज को हम बहुत इजीली आसान कर सकते हैं अगर ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा तो। करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज पॉजिटिव, सिंपल। तो साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।
अब स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, जैसे केसीएल में हमने किया था जंक्शन पे करंट 0, वैसे यहां पे अगर मैं इस सर्किट में दो पैरामीटर को ऐड कर दूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। वो दो पैरामीटर क्या है पहले समझाया मैंने। पहला पैरामीटर है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसको एलिमेंट मत समझ लेना, ठीक है, ये E1 E2 इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ये तो खुद सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इसके अक्रॉस नहीं चेक करना है। एलिमेंट्स क्या क्या है, R1 R2 R3 R4 R5। तो स्टेटमेंट में समझा रहा हूं, स्टेटमेंट क्या है, दो चीजों को प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। पहला है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट, और दूसरी चीज है EMF। ये दोनों चीज को प्लस कर लो, आपको आंसर 0 मिलेगा। पॉइंट ध्यान से सुनना, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये क्लोज्ड है, पहले मैंने केसीएल में वहां पे क्लोज्ड नहीं बोला था, वहां पे सिर्फ हमने लिखा था इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। देख सकते हैं पूरा का पूरा सर्किट क्लोज्ड है। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट, कुछ भी बोलो, नेटवर्क यूज करो सर्किट यूज करो चलेगा। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट द अलजेब्रिक सम, वहां भी अलजेब्रिक सम यूज किया था, यहां भी अलजेब्रिक सम यूज किया। अलजेब्रिक क्यों यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करना है हमको वहां पे, इसलिए अलजेब्रिक यूज करते हैं। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड EMF is 0। समझा पॉइंट क्या है, फिर से एक बार फिर से समझो, ध्यान दो। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, पूरा बंद जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसकी बात कर रहे हैं। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम, सम बोल रहा हूं मींस प्लस करना है आपको दो चीज को। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड EMF is 0। ये जो मैं बोल रहा हूं यही तुम्हारा स्टेटमेंट है। तो साइन कन्वेंशन हमारा हो गया, तो यहां पे चलो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट 3 में हमको यहां पे लिखना है स्टेटमेंट, जो बहुत इजी ऑलरेडी बता भी दिया है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट एकदम इजी है, जो मैंने बताया वही रिपीट करेंगे, वही लिखेंगे हम यहां पे। तो पॉइंट ऐसा है कि कोई भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर दो चीजों को प्लस किया जाए तो आंसर आपको 0 मिलेगा। फर्स्ट है, स्टार्ट करता हूं, लिखूंगा और बताऊंगा। ऐसा है, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, आपको एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सेलेक्ट करना है। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और सर्किट भी यूज कर सकते हो आप, चलेगा, जैसा भी यूज करो। इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट क्या होगा यहां पे, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट दो चीजों को प्लस करना है, प्लस मींस सम करना है, और साइन कन्वेंशन यूज करके सम करना है, मींस अलजेब्रिक सम ऑफ। तो पॉइंट ऐसा, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट द अलजेब्रिक सम, अच्छा किस चीज का अलजेब्रिक सम, मैंने पहले बता दिया, दो पैरामीटर का हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। पहला पैरामीटर है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा पोटेंशियल ड्रॉप कहां, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट लो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप का थोड़ी सम करना है, हमको पोटेंशियल ड्रॉप का सम करना है विद EMF। तो पॉइंट हमने ऐसा लिखा है, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड EMF को भी ऐड करो, एंड EMF का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बता दिया। EMF मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में घुमा के फिर से वहीं लाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हाँ, एंड EMF, आंसर कितना आएगा, इज 0। सिंपल सा स्टेटमेंट, साइन कन्वेंशन याद है, स्टेटमेंट याद है, सर्किट भी हमको समझ में आ गया पूरी अच्छी तरह से। अब यहां पे हमको यूज करना पड़ेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो मैंने आपको बताया था। ये सर्किट के लिए मैथमेटिक्स कैसे लिखा जाता है वो डिपेंड करेगा अगर आपको साइन कन्वेंशन समझा है कि नहीं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इजी ही है, अगर ये प्रॉपरली जो मैंने अभी तक समझाया है, अगर इतना समझा है तो बहुत इजी लगेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर इतना पार्ट नहीं समझा है तो वीडियो को फिर से पीछे करो और प्रॉपरली पूरी चीज़ों को समझो, तो जाके समझ में आएगा। तो चलो इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है, साइन कन्वेंशन कंप्लीट कर दिया है, डायग्राम कंप्लीट हो गया है, हमारा डायग्राम कंप्लीट है, साइन कन्वेंशन सीख लिया है, और स्टेटमेंट भी प्रॉपरली सब कुछ याद है। अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एकदम ध्यान देना पड़ेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे कर रहे हैं हम, क्योंकि वो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट है नहीं एक्चुअल में। पॉइंट नंबर 4 में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करने वाले हैं।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हाँ, इसमें करना क्या है वो सुनो, अलग अलग लूप लेना पड़ेगा। देखो मैंने आपको दो चीजें समझा दी, किरचॉफ सेकंड लॉ तो समझ में आता है, वोल्टेज केवीएल में समझ में आ गया, मेश और लूप क्या होता है वो बताता हूं मैं यहाँ पे। देखो ये जो सर्किट दिख रहा है इसको बोलते हैं मेश, समझ आता है, मेश इंग्लिश वर्ड समझ में आना चाहिए। लूप का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा, लूप का मतलब क्या होता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैं 3 लूप्स लेने वाला हूं, वो तीनों लूप्स क्या है जरा ध्यान देना। जो सबसे पहला लूप है, कोई भी वैसे कुछ भी यूज कर सकते हैं, लूप्स मींस क्या है जरा ध्यान दे। देखो ए बी ई एफ, ये दिख रहा है ए बी ई एफ, ये दिख रहा है क्लोज, पहले समझो ए से बी, बी से ई से एफ, क्या ये क्लोज हुआ? नहीं। ए बी ई एफ और ए पे जाओ तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और हम क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, देखो यहां पे एकदम क्लियर लिखा है क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लेना है। तो लूप मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया उसी को बोलते हैं लूप। ए बी ई एफ ए, इसको बोलते हैं लूप, ठीक है। समझा लूप क्या है? अब जितना भी लूप्स पॉसिबल में, हर एक लूप में मुझे केवीएल यूज करना है। चलो यूज करते हैं केवीएल। एक छोटा सा लूप पहले ए बी ई एफ ए लेते हैं और उसमें केवीएल अप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, हम ऐसा यूज करते हैं अप्लाइंग केवीएल। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइंग केवीएल। केवीएल का फुल फॉर्म है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एग्जाम में आता है बहुत बार। अप्लाइंग केवीएल इन लूप, कौन से लूप में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं? लूप दिख रहा है एकदम क्लियर, कोई भी लूप लो। पहले मैं स्टार्टिंग में तो ये छोटा सा लूप लेता हूं, ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए। एक पॉइंट जरा हमेशा माइंड में रखना, ए बी ई एफ लूप नहीं है, ए बी ई एफ लूप नहीं है, ए बी ई एफ ए ये जाके बनता है प्रॉपर लूप। तो लूप में जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे एंड होना ही है, तो ही जाके लूप हम उसको बोल सकते हैं। हाँ, तो केवीएल कैसे अप्लाई करना है? केवीएल के लिए साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन देख लो किस चीज पे बेस्ड है। साइन कन्वेंशन बेस्ड है वोल्टेज पे, ठीक है। और वोल्टेज निकालने हमको आता है, ये 10th में पढ़ा है। वोल्टेज कैसे निकाला जाता है? ओम्स लॉ से निकालते हैं, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज निकालने के लिए करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, बस मिल जाएगा वोल्टेज। चलो तो हम अप्लाई करते हैं केवीएल इन लूप ए बी ई एफ ए। कैसे यूज करते हैं वो देखो, यहां से एक्चुअल गेम है। ये किसको भी समझ में आ जाएगा, किसी को भी सर्किट समझाओ, साइन कन्वेंशन, स्टेटमेंट, ये कोई भी याद कर लेगा। यहां पे ये एक्चुअल गेम यहां पे होने वाला है, इसको जरा ध्यान देना कैसे केवीएल हम अप्लाई करते हैं एक लूप में। तो केवीएल अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या करो, स्टार्ट कहां से रहो, देखो ए से बी एक एक ब्रांच लो, एक साथ पूरा लेके कुछ समझ में नहीं आएगा। ए देखो मेरा पॉइंट क्या था, मेरा लूप है ए बी ई एफ ए, तो मैं पहले ए से बी पे आता हूं और चेक करो याद है ये स्टेटमेंट क्या है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप करो और ये पहले स्टेटमेंट पे आ जाओ। ये अगर एक बार समझ जाए तो इजी लगेगा, नहीं तो डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत। करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव, किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज नेगेटिव और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज पॉजिटिव। ये तो आ जाएगा समझ में। यहां आओ, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, ये जो डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन है, मीन्स हमने जो लूप लिया उसका डायरेक्शन। हमारा लूप का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ये है हमारा लूप का डायरेक्शन, दिख रहा है जो मैंने ग्रीन कलर से किया, ये लूप का डायरेक्शन है। ए बी ई एफ ए दिख रहा है, ऐसा कुछ घूम रहा है ना यहाँ पे। हमारा डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, जो लूप में हमने जो डायरेक्शन लिया, ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो कैसे मैटर करेगा, सुनो। ए से बी पे आते हैं, ए से हम कहां पे आ रहे हैं? हम लोग ए से बी पे आ रहे हैं। हम लोग कहां से आ रहे हैं? हम लोग ए से बी पे आ रहे हैं। और क्या हमारा डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच हो रहा है? देखो यहां पे क्या लिखा था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब है अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ही वोल्टेज को नेगेटिव लो। पॉइंट समझा? तो चेक करो हम कहां से आ रहे हैं, हम तो ए से बी पे आ रहे हैं। ये ब्रांच में करंट कहां से आ रहा है? ये ब्रांच में जो करंट है, देखो ये I1, ये भी तो ए से बी में आ रहा है। देखो ना करंट कहां से निकला, I1 वाला करंट यहां से E1 से निकला है। इधर से इधर तक मुझे काम नहीं है, मेरा काम तो ए से बी में। तो ये करंट ऐसा जाएगा और फिर नीचे आएगा ना ऐसा करंट। तो पॉइंट ऐसा है, हमारा डायरेक्शन ए से बी है और करंट का डायरेक्शन भी ए से बी है, तो मुझे वोल्टेज को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। पॉइंट समझा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में है तो हमको वोल्टेज को नेगेटिव लेना ही है। तो क्लियर पॉइंट है, मैं ए से बी पे आ रहा हूं। मैं ए से बी पे क्यों आ रहा हूं? देखो लूप में, देखो वैसे ही लिखा है, लूप में हमने क्या लिखा है, लूप ए बी, तो मुझे ए से बी पे आना ही है। एक बार ए से बी का काम हो जाएगा तो मैं बी से ई आऊंगा, एक बार बी से ई का काम हुआ तो ई से एफ, फिर एफ से ए, ऐसा आना है। तो पहले हम एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, ए से बी पे आते हैं। हम ए से बी पे आ रहे, करंट भी ए से बी पे आ रहा है, देख रहे डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। हमारा डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच हो रहा है, इसलिए मुझे वोल्टेज को नेगेटिव लेना है। तो वोल्टेज मींस होता क्या है? वोल्टेज मींस करंट को
रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। चेक करो इस ब्रांच का करंट क्या है, क्लियर दिख रहा है, इस ब्रांच से आने वाला करंट है I1। करंट लिया हमने, करंट I1 जो करंट है वो इस ब्रांच से आ रहा है। इस ब्रांच के करंट को हमको इस ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ब्रांच का करंट तो हमारे पास I1 है, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस चेक कर लो, रेजिस्टेंस क्लियर दिख रहा है R2। समझ में आया? ये है वोल्टेज। लेकिन वोल्टेज को लेना कैसे, वोल्टेज को नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है पहले बता दिया, क्योंकि हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अब मैच हो गया। एक काम करता हूं मैं, इस ये जो सर्किट है इसमें थोड़ा और डिटेल में बताता हूं कैसे कैसे, तो बहुत ज्यादा इजी समझ में आएगा। फर्स्ट ये दिख रहा है, ये वाले ब्रांच में करंट का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, ये ब्रांच में भी करंट का डायरेक्शन दिखा देता हूं ऐसा, क्योंकि ये करंट ऐसा आएगा तो इसको नीचे जाना है। ये दिख रहा है करंट को नीचे जाना है। फिर करंट, ये ब्रांच में करंट का डायरेक्शन है, इस ब्रांच में भी करंट का डायरेक्शन है, यहां भी है, यहां भी, इधर नहीं है। तो ये I2 वाला करंट ऐसा आएगा तो यहां पे करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो हर ब्रांच में भी करंट का डायरेक्शन है, तो अब बहुत ईजी पड़ेगा हमको सॉल्व करने के लिए। ध्यान देना, फिर से KVL हमको अप्लाई करना है लूप में ABEFA में। तो हमने पहले स्टार्ट किया एक ब्रांच से, हम A से B आए, और जब देखा कि अरे हम A से B आ रहे, करंट भी A से B आ रहा है, अपना डायरेक्शन अगर करंट के डायरेक्शन से मैच हो गया तो वोल्टेज नेगेटिव ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, A से B का काम हो चुका है, A से B हो गया, अब B से E पे आओ। हम लोग कहां से आ रहे हैं, हम लोग तो B से E पे आ रहे हैं। चेक करो करंट कहां से कहां पे आ रहा है, करंट भी B से E पे आ रहा है। करंट का डायरेक्शन देखो, मैंने ब्लू कलर से बताया, अभी करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन मैच हो रहा है। फिर से करंट का डायरेक्शन अगर हमारा डायरेक्शन से मैच हो गया तो वोल्टेज फिर से नेगेटिव लेना है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हमारा डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच हो रहा है तो वोल्टेज नेगेटिव लेना है। वोल्टेज कैसे निकाल, नेगेटिव लेना, तो मैं पहले से यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, हमको वोल्टेज नेगेटिव लेना है। वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चेक करो जो ब्रांच में है, हमको देखो पहले मैंने A से B देखा, अब मैं B से E देख रहा हूं, उसके बाद मैं E से F देखूंगा और फिर लास्ट में F से E जाऊंगा। तो अब मैं सेकंड लाइन पे हूं B से E में। तो जब मैं B से E पे आ रहा हूं तो मुझे पता चला कि मेरा डायरेक्शन B से E है और करंट का डायरेक्शन B से E, डायरेक्शन मैच, वोल्टेज नेगेटिव ले लिया। वोल्टेज का आंसर क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। चेक करो B और E वाले, BE वाले ब्रांच में करंट क्या है, BE वाले ब्रांच का करंट है I1 प्लस I2, ये करंट है BE ब्रांच का। करंट लिया है, करंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, करंट को मल्टीप्लाई करना है उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से। तो BE जो ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस तो R3 है। समझा बात कैसा है, इजी नहीं है। देखो पहले बताया मैंने, अगर ये चीज समझा नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, तो प्रॉपर्ली समझो इस चीज को, क्या बता रहा हूं मैं। AB का काम हो चुका है, BE का काम भी हो गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस मींस वोल्टेज हो गया। यहाँ पे आगे आते हैं, A से B काम हुआ, B से E हो गया, अब E से F पे आते हैं। क्लियर देखो, E से F में कोई एलिमेंट ही नहीं है वहां पे। देखो वोल्टेज कब आता है, वोल्टेज कब लेना है, जब करंट रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा तो वोल्टेज लेना है। बोले सर करंट तो है, हाँ करंट है, लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है यहाँ पे, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। जिस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं वहां पे वोल्टेज आ ही नहीं सकता है, तो ये ब्रांच मेरे कोई काम का नहीं। EF छोड़ दो, AB में रेजिस्टेंस था तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिखा, BE में भी रेजिस्टेंस था तो मैंने वो वाला वोल्टेज भी लिख दिया, लेकिन E और F में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं वहां पे वोल्टेज लिखने वाला नहीं। चलो AB हुआ, BE हुआ, EF हो गया, अब आओ F से A में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, ध्यान देना, यहाँ पे बीच में एक बैटरी भी आता है। बैटरी का शॉर्टकट है, बताऊंगा शॉर्टकट कैसा है, लेकिन F से जब A पे आएंगे दो एलिमेंट है, एक है रेजिस्टेंस और दूसरा हमारे पास जो है वो बैटरी है। रेजिस्टेंस का लॉजिक तो तुमको पता है यहाँ पे कैसे किया है, चेक करो वहां पे करंट कैसा है, AB BE EF F है, हम F से A जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन F से A जाने का है और करंट का डायरेक्शन भी देखो हमारे डायरेक्शन में ही है। तो अभी फिर से करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन मैच हो गया तो फिर से हमको वोल्टेज नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, पहले समझो वोल्टेज किसका वोल्टेज है, ये R1 का। मैं यहाँ पे आया ही नहीं अभी तक, ये बैटरी में मेरा काम चालू ही नहीं हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूँ। मेरा डायरेक्शन F से A पे है, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे F से A पे हमारा डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन भी F से A ही है। करंट का डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन मैच हो गया है, इसलिए मुझे यहाँ पे फिर से वोल्टेज को नेगेटिव लेना है। वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, उस ब्रांच के करंट को मल्टीप्लाई कर दो उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से। तो हमारे पास ब्रांच जो FA है, FA ब्रांच का करंट है I1 और FA ब्रांच का रेजिस्टेंस है R1। ये हुआ हमारा वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R1। चलो तो हमने क्या क्या कर दिया, हमने R2 पे काम कर दिया, R3 हो गया, R1 हुआ। बैटरी मैंने बताया था, बैटरी का एक शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत इजी शॉर्टकट, देखो कैसा, ध्यान देना पड़ेगा कहां पे R है। सुनो, AB BE EF FA, जब FA, क्योंकि काम हमारा FA पे, ठीक है, ये FA में हमने R1 का काम कर दिया है, वही ब्रांच में E1 भी आ रहा है। कहां पे आ रहे हैं वो चेक करो, कहां पे आ रहे हैं,
F से A पे आ रहे हैं, F से A पे आ रहे हैं। जब हम F से A पे आएंगे तो फाइनल साइन क्या दिख रहा है वो देखो, F से A पे आने के टाइम पे फाइनल साइन तो पॉजिटिव है, देखो ना क्लियर। मैं यहाँ पे चाहिए तो अलग से बना के दिखाता हूँ। ये बैटरी हमारा E1 वाला बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। हम ऐसा आ रहे हैं ना, ऐसा F से A की तरफ आ रहे हैं, तो फाइनल साइन क्या मीन्स जो अभी आया हुआ साइन क्या, वो तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन यूज करना है, ये शॉर्टकट है, सिंपल सा, ठीक है। जहां पे आ रहे हैं वो वाला साइन यूज करना है, प्लस पे आ रहे हैं तो प्लस का साइन यूज करो और डायरेक्ट ईएमएफ यूज करो। क्या ईएमएफ है? ईएमएफ है E1, राइट है, समझा है। अब आओ जरा इसका स्टेटमेंट और चेक करो स्टेटमेंट में क्या बताया था। स्टेटमेंट में हमने ये पहले ही बता दिया था, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट, कोई भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट में अगर मैं दो पैरामीटर को प्लस करूंगा मुझे आंसर 0 मिलेगा। एक है पोटेंशियल ड्रॉप, दिख रहा है, ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ही वोल्टेज होता है। पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट। वो जो लूप मैंने कंसिडर किया है उसका एलिमेंट्स क्या क्या है, R1 है, R2 है, R3 है। चेक कर लो, R1 R2 R3 आ चुका है, एलिमेंट हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड ईएमएफ, देखो एंड ईएमएफ भी आया है, एंड ईएमएफ इज कितना है, इज 0, तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो ऐसा मैथमेटिक्स बनाया है, ठीक है। तो ये तब आएगा जब स्टेटमेंट आएगा और साइन कन्वेंशन आएगा। ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ने में ऐसे लगती है कि वो चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे से और बहुत सारे लूप में अप्लाई करेंगे वो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। इतनी बार उसको अप्लाई करना है कि वो चीज़ डायरेक्ट हम देख के बताएंगे, फिर मैं इतना टाइम लगाऊंगा पता है, फिर फटाफट लिखेंगे हम लोग। ऐसा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, बट जैसे से हम आगे और भी लूप्स में ये केवीएल अप्लाई करेंगे वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। चलो तो अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको इजी कर लो। इजी कैसे करेंगे, पॉजिटिव वाली चीज को एक साइड रखो, नेगेटिव वाली चीज को वो साइड भेज दो, या फिर देखा 3 पार्ट हमारे पास ऐसा जिसमें नेगेटिव साइन है, तीनों को वहां भेज दो। तो जो E1 का आंसर होगा, E1 का आंसर मींस E1 यहीं पे, बाकी सारी चीजों को हमने वहां पे भेज दिया, तो क्या मिलेगा हमको I1 R2 प्लस, अब प्लस हो जाएगा, ये माइनस वहां गया इज इक्वल टू वहां गया तो प्लस हो गया, ये माइनस भी वहां जाएगा तो प्लस, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ये भी वहां जाएगा, प्लस I1 R1। समझ में आई बात कैसा है, सिंपल। तो यही इक्वेशन को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, छोटा मींस एक अरेंज करके लिखा, और कुछ ज्यादा छोटा बटा तो नहीं हुआ। जितने टर्म्स थे 4 टर्म थे, 4 टर्म इधर भी है, तो समझा है कि केवीएल कोई लूप में कैसे लगाया जाता है। अब लूप चेंज करते हैं और देखते हैं अब फिर से हमको केवीएल लगाने आता है क्या। लूप चेंज, फर्स्ट वाला लूप का काम हो चुका है। एक यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो डायरेक्शन लूप का फर्स्ट वाले केस में तुमने एज्यूम किया है वैसा ही डायरेक्शन नेक्स्ट लूप में भी एज्यूम करना है। अगर डायरेक्शन चेंज किया आंसर रॉन्ग, ऑन द स्पॉट वहीं पे आंसर रॉन्ग, वहीं पे आंसर कट मिलेगा, 0 मार्क्स मिल जाएगा। दोनों लूप का जो ओरिएंटेशन है, आपका जाने का ओरिएंटेशन, ऐसा जा रहे हो तो नेक्स्ट वाले लूप में भी वैसे ही जाना है, नहीं तो रॉन्ग मिल जाएगा आंसर। तो ओरिएंटेशन चेंज मत करना। सेकंड लूप पे आते हैं और देखते हैं सेकंड लूप में केवीएल कैसे लगता है। चलो अभी केवीएल हमको नेक्स्ट लूप में लगाना है, तो पॉइंट चेंज, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल, फिर से मुझे केवीएल अप्लाई करना है, लेकिन अब मेरा लूप अलग है। लूप चेंज करते, नीचे वाले लूप का देखो नाम बोलने आना, स्टार्ट यहां से हुआ था तो ये वाले लूप में स्टार्ट ऑब्वियस है कि यहीं से होगा, बी से, बी सी डी ई, नहीं ये लूप नहीं है, बी सी डी ई बी ये हमारे लिए लूप है। तो आते हैं अप्लाइंग केवीएल इन लूप बी सी डी ई बी, जहां से स्टार्ट किया वहां पे खत्म होना ही चाहिए, देख रहे हैं, जहां से स्टार्ट किया वहां पे खत्म होना ही चाहिए, तो बहुत इजी हो जाएगा, हार्ड नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बातें। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप बी सी डी ई बी, चलो स्टार्ट करते हैं। लॉजिक हमको पहले से पता है, हमारा डायरेक्शन अगर करंट के डायरेक्शन से मैच हुआ तो वोल्टेज नेगेटिव, अगर हमारा डायरेक्शन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो वोल्टेज पॉजिटिव। अभी तक यहाँ पे एक भी वोल्टेज पॉजिटिव नहीं आया, हर बार वोल्टेज नेगेटिव आया, शायद यहाँ पे हमको वोल्टेज पॉजिटिव मिले, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तो 1 बाय 1 एक एक ब्रांच देखेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो पहला स्टार्ट करो, बी से सी पे आओ, बी से सी, देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया है, हमारा डायरेक्शन बी से सी पे है, हमारा डायरेक्शन बी से सी है, लेकिन करंट को देख सकते हो कैसा है, करंट ऊपर जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं, बी से सी करंट ऊपर जा रहा है, हमारा डायरेक्शन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अभी वोल्टेज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। याद है ना स्टेटमेंट, करंट के डायरेक्शन में है तो ही वोल्टेज पॉजिटिव। हमारा डायरेक्शन, हम बी कैसे मालूम पड़ता है हमारा डायरेक्शन, इधर लिखा रहता है, देखो यहाँ पे बी सी डी ई बी, तो बी से सी पे आना है। जब मैं बी से सी पे आ रहा हूं, करंट तो ऊपर जा रहा है, तो हमारा डायरेक्शन अब करंट के डायरेक्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो अब वोल्टेज को पॉजिटिव,
ठीक है, चलो वोल्टेज को पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे प्लस लिखूँ, पहले टर्म में पॉजिटिव नहीं लिखा जाता है, समझ लिया, फिर लिखना है तो लिख दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। पॉजिटिव वोल्टेज लेना है। वोल्टेज कैसे निकालता है, बहुत ईजी है, उस ब्रांच के करंट को उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। चेक करो ब्रांच का करंट क्या है, इस ब्रांच का करंट है हमारे लिए I2। अब ये मतलब सर ये दोनों का करंट है, ऑब्वियस है, यही दोनों, ये एक कोई करंट कोई पर्टिकुलर ब्रांच का नहीं होता, ये करंट I1 यहां से निकला है तो वो इस ब्रांच से भी आएगा और रिटर्न यहां भी आना है, बहुत सारे ब्रांच का वही करंट हो सकता है। तो BC वाले ब्रांच का करंट क्या है, I2 है, तो यहां पे मैं लिखा हूं I2, करंट ले लिया है, करंट को मल्टीप्लाई करना है रेजिस्टेंस से तो जाके वोल्टेज मिलेगा। तो B और C वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस चेक करो, रेजिस्टेंस है R4, तो I2 R4 हमारे लिए पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मींस वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। चलो B से C पे हमारा काम हो गया, अब आते हैं C से D। B से C काम हुआ, C से D, हम C से D पे आ रहे हैं लेकिन करंट देखो D से C जा रहा है, देखो करंट का डायरेक्शन क्लियर दिख रहा है, हम C से D पे आ रहे हैं लेकिन करंट D से C, मींस वापस वही हुआ, हमारा डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज फिर से पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ। वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, बहुत ईजी है, करंट को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से। चेक करो जो ब्रांच को आप देख रहे हो, CD वाले ब्रांच को देख रहे हो, इसका करंट क्या है, इसका करंट क्या है, देखो इसका करंट हमने ऑलरेडी लिखा है, इसका करंट है I2, राइट है ना। तो इस ब्रांच के करंट को इस ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, तो इस ब्रांच का हमारे लिए करंट है I2 और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस चेक करो, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है R5। अब सर एक बोले सर एक डाउट है, यहाँ पे भी एक बैटरी है, जैसे बैटरी यहाँ पे था सेम लॉजिक इधर भी लगाओ। बैटरी का बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, जहां पे आए वहां का साइन ले लो। देखो C से D पे आ रहे हैं, C से D पे आ रहे हैं, तो फाइनल साइन हमारे लिए क्या, हमारे लिए फाइनल साइन तो माइनस साइन हुआ, तो माइनस साइन लेते चलो, माइनस E2, जैसे यहाँ पे क्या किया था प्लस E1, EMF लेना पड़ता है, तो माइनस साइन और E2, शॉर्टकट याद रखो, शॉर्टकट बहुत इजी हो जाएगा। तो माइनस E2, ये दोनों का ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट E और ये I2 R5, ये हमारे लिए सिर्फ C और D ब्रांच का काम है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि CD ब्रांच में दो चीजें, एक तो रेजिस्टेंस है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया, एक तो सेल है मींस बैटरी है, वो भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो हमारा दो जगह पे काम हो चुका है, B से C काम हो चुका है, C से D भी हो चुका है। अब D से E पे आते हैं, फिर से चेक करो, हम D से E पे जा रहे हैं लेकिन करंट E से D पे आ रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्यों, कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पे, ना तो बैटरी अटैच है यहाँ पे, ना तो कोई रेजिस्टेंस है, करंट है बट रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वोल्टेज कैसे आएगा, मींस पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे। जैसे याद है यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था तो मैंने इसको छोड़ दिया था, वैसे ही यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। तो B से C काम हो चुका है, C से D हो चुका है, D से E हो चुका है। अब E से B पे आते हैं, ध्यान देना कहाँ पे आ रहे हैं, E से B। E से B पे आने के टाइम पे कितनी चीजें मिल रही है, सिर्फ एक R3 है। हमारा डायरेक्शन E से B पे, लेकिन करंट का डायरेक्शन B से E पे, अपोजिट डायरेक्शन। हमारा डायरेक्शन देखो, हमारा डायरेक्शन तो कहां पे, हमारा डायरेक्शन E से B है, हमारा डायरेक्शन E से B है, और करंट देख लो, करंट का डायरेक्शन B से E है, अपोजिट डायरेक्शन। फिर से वोल्टेज पॉजिटिव, तो यहां पे हम वोल्टेज पॉजिटिव यूज करते हैं। और वोल्टेज निकालते कैसे, मींस पोटेंशियल ड्रॉप निकालते कैसे, बहुत इजी है, करंट उस ब्रांच, जो ब्रांच में हो उस ब्रांच का करंट लो, उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। हम इस ब्रांच में, E और B वाले ब्रांच में, इस ब्रांच का करंट चेक करो, इस ब्रांच का करंट है I1 प्लस I2, ये करंट को मल्टीप्लाई करना है मुझे, ये सेम ब्रांच के रेजिस्टेंस है, ये वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस है R3, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा R3। चेक कर लो पूरा काम हो चुका है। B से C में एक रेजिस्टेंस R4 था, R4 हो गया है। C से D में एक बैटरी था, बैटरी भी लिखा है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख दिया है। D से E में कुछ नहीं था, उसको लिया ही नहीं। E से B में एक रेजिस्टेंस R3 था, R3 लिखा, सब कुछ ले लिया है। स्टेटमेंट याद करो, in a closed electrical network the algebraic sum of potential drop across each and every element and EMF is equal to 0, मीन्स अगर वो पूरा लूप खत्म हो चुका है तो इक्वल टू 0 डाल दो, बस इतना है। अब फिर वो सिंपल सा लॉजिक है, कोई नेगेटिव चीज को एक साइड लेके जो पॉजिटिव बना दो, सेम जैसे E1 है वैसे ये माइनस E2 इज इक्वल टू कि वहां चले गया तो प्लस E2 हो जाएगा। और यही पूरी इक्वेशन को मैं ऐसे घुमा के लिखता हूँ, देखो क्या मिलेगा फिर हमको, E2 याद है ना, E2 ये माइनस E2 यहाँ चले गया और प्लस बन गया, और मैंने पूरे इक्वेशन को ऐसे घुमा दिया, तो E2 यहाँ पे एज इट इज। और देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास यहाँ पे है I2 R4 प्लस I2 R5 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि हमने माइनस E2 को वहां भेज दिया। अब ऐसा नहीं है कि इसको आगे सॉल्व नहीं किया जाए, इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, ये R3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमको सॉल्व नहीं करना, मैं तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि KVL अप्लाई कैसे करते हैं। वैसे देखा जाए तो इसको सॉल्व, देखो R3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे I1 R3 मिलेगा, I1 R3 I1 R2, I1 कॉमन मिल सकता है, तो वो सब चीजें बाद में होगी, अभी तो जस्ट समझना है कि
केवीएल अप्लाई कैसे करते हो, तो यहाँ पे हमने 2 लूप में केवीएल अप्लाई कर दिया, एक लास्ट टाइम फाइनल टाइम हमको एक केवीएल अप्लाई करना है। अगर ये दोनों चीजें समझिए तो वो भी बहुत इजीली हमको आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, फाइनल टाइम केवीएल अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके लिए समझ में आना चाहिए कि सर और लूप बचा है क्या, चेक करो क्या और लूप है हमारे पास यहाँ पे। हाँ और लूप है, और भी एक लूप है। देखो एक तो ये छोटा सा लूप हो गया ABEFA, ये एक लूप हुआ जो पहले मैंने सॉल्व कर दिया। फिर उसके नीचे वाला मैंने एक और छोटा सा लूप लिया था BCDEB, ये लूप भी मैंने लेके सॉल्व कर दिया। एक और लूप बचा है हमारे पास, सबसे पूरा लूप पूरा फुल ले लो, ABCDEF, यहां लूप खत्म नहीं होता है, आगे जाओ F से A, ये बीच वाले ब्रांच को नहीं लेना है। अगर बीच वाला ब्रांच ले लिया तो फिर तो लूप बनेगा ही नहीं, वो चीज क्लोज होना चाहिए ABCDEFA ऐसा। तो ये पूरा बड़ा वाला पूरा दिख रहा है, ये हमको लूप लेना है, ये बीच का ब्रांच नहीं आएगा। एक लास्ट टाइम फाइनल टाइम केवीएल अप्लाई करते हैं और वो पूरे ब्रांच, ये पूरे लास्ट जो सर्कमफरेंस पे दिख रहा है वहां पे यूज करते हैं। तो एक लास्ट टाइम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अप्लाइंग केवीएल इन, वो जो दिख रहा है पूरा फुल ब्रांच, बताना पड़ेगा नाम वगैरह क्या है। अप्लाइंग केवीएल का फुल फॉर्म फिर से रिपीट करता हूं, केवीएल मींस होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अप्लाइंग केवीएल इन लूप, कौन से लूप में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग केवीएल इन लूप ABCDEFA, तो पूरा लिखना पड़ेगा ABCDEF और लास्ट में A आना चाहिए क्योंकि A से स्टार्ट किया था। तो अभी तक तो आई थिंक समझ में आ रहा है सबको प्रॉपरली, हार्ड तो नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, लास्ट टाइम केवीएल अप्लाई करते हैं। हाँ तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, A से B पे आओ पहले, A से B, और ऑलरेडी हमने ये काम ऑलरेडी देखो फर्स्ट लूप में किया हुआ है तो आना चाहिए। अभी हमारा डायरेक्शन A से B है, करंट का डायरेक्शन भी A से B है, दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर का एरो। तो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन मैच हो रहा है, तो वोल्टेज ये केस में होगा पॉजिटिव, सॉरी वोल्टेज होगा नेगेटिव, क्योंकि हमारा डायरेक्शन अगर करंट के डायरेक्शन से मैच होता है तो वोल्टेज नेगेटिव होता है। चलो तो वोल्टेज नेगेटिव, वोल्टेज कैसे बनता है, ब्रांच का करंट को ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। ब्रांच का करंट है I1 और ब्रांच का रेजिस्टेंस है R2, राइट है, तो यहां का काम हो गया। चलो A से B हो चुका है, अब B से C पे आओ। जब मैं B से C पे आ रहा हूं तो करंट C से B जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मेरा डायरेक्शन B से C, करंट का डायरेक्शन C से B, तो वोल्टेज भी पॉजिटिव, तो वोल्टेज मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। वोल्टेज बनता कैसे, ब्रांच के करंट को ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। इस ब्रांच का करंट है I2 और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है R4, तो यहां पे मैं लिखूंगा I2R4, ठीक है। A से B हो गया हमारा काम, B से C भी हमारा काम हो चुका है। C से D पे आओ, C से D पे आने के टाइम पे दो चीजें मिलेगी, पहले मिलेगा बैटरी फिर मिलेगा रेजिस्टर। चलो पहले बैटरी का काम कर लेते हैं। जब मैं C से D पे आ रहा हूं तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रहा हूं, तो फाइनल साइन है नेगेटिव, तो चलो नेगेटिव लेते हैं। माइनस कौन सा EMF है, EMF है E2, तो माइनस E2, तो मैंने AB हो गया, B से C हो गया, C से D में आने के टाइम पे E2 का काम कर दिया। अब ध्यान देना, हम C से D पे आ रहे हैं, करंट तो D से C पे जा रहा है, देखो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बताया, हमारा डायरेक्शन CD है, करंट का डायरेक्शन DC है, तो अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव। वोल्टेज कैसे मिलता है, करंट को उस ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। उस ब्रांच का करंट है I2 और वही ब्रांच का रेजिस्टेंस है R5। तो देखो कहाँ क्या क्या हो गया, हमारा AB हो चुका है, BC हो चुका है, CD भी हो गया। आगे जब मैं D से E पे आऊंगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है, देखो D से E में कोई एलिमेंट छोड़ दो, E से F आएंगे, वहां भी कोई एलिमेंट है, उसको भी छोड़ दो, बचा सिर्फ F से A। F से A आने के टाइम पे दो चीजें मिलेगी, पहले R1 का काम देखते हैं। हम F से A जा रहे हैं, करंट भी F से A जा रहा है, देखो डायरेक्शन दिख रहा है, हमारा डायरेक्शन F से A, करंट का डायरेक्शन भी F से A, डायरेक्शन मैच, वोल्टेज नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव लूंगा। वोल्टेज मिलता कैसे, ये ब्रांच के करंट को इस ब्रांच के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ब्रांच का करंट है I1 और ब्रांच का रेजिस्टेंस है R1, तो देखो ये R2 का काम हो गया, ये R4 हो गया, ये बैटरी हो चुका है, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, ये R1 हो गया, बचा सिर्फ एक सेल। फाइनल साइन लेंगे, काम खत्म। F से A जा रहे हैं ना, हम F से A जा रहे हैं, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहा हूं, तो फाइनल साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव, और कौन सा EMF है, EMF है E1 इक्वल टू 0, सिंपल, समझा। ये हमने केवल अप्लाई करे, थोड़ा मैनेज करना है तो कर लो। ये E1 E2 को यहीं पे रखो, बाकी सारी चीजों को भेजना है तो भेज दो, वैसे यहाँ पे छोड़ा तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट अप्लाई करना है बस, केवीएल अरेंज करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो कुछ नेगेटिव चीजें उसको वहाँ पे भेज दो, ये या तो एक काम करो, ये E1 और E2 को यहीं पे रख दो। E1 तो प्लस में है, E2 कैसा है, E2 माइनस में है, और बाकी जितने भी टर्म्स है सब टर्म्स को इक्वल टू साइन के वहां भेजो। माइनस वाला पार्ट वहां गया तो बन जाएगा प्लस I1 R2, प्लस वाला पार्ट वहां जाएगा तो बन जाएगा माइनस,
I2 R4 इसको नहीं भेजा है, ये तो एज इट इज यहीं पे रखा। ये प्लस वाले को भेजो, बन जाएगा नेगेटिव माइनस I2 R5, ये माइनस वाले को भेज दो, बन जाएगा प्लस प्लस I1 R1। चाहिए तो और छोटा कर लो, ये I1 कॉमन ले सकते हैं, ये I2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये E1 माइनस में इधर कर देता हूँ, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। ये तब सॉल्व किया जाएगा जब हमको मैथमेटिक्स, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस चीज पे। तो E1 माइनस E2 को मैंने एज इट इज रखा है। देखो यहाँ पे I1 दिख रहा है, यहाँ भी I1 दिख रहा है, डायरेक्ट I1 कॉमन निकाल लो। I1 अगर मैं कॉमन निकालूं, R2 और R1 बच गया है, मीन्स R1 प्लस R2 बच चुका है। R2 प्लस R1 लिखो, R1 प्लस R2 एक ही बात होता है। सेम यहाँ भी माइनस I2 है, यहाँ भी माइनस I2 है, तो माइनस I2 को कॉमन ले लो। क्या क्या बच गया है, R5 बच गया है, R4 बचा है, तो R4 प्लस R5 प्लस क्यों, क्योंकि मैंने माइनस साइन भी कॉमन लिया है, यहाँ का माइनस साइन और यहाँ का माइनस साइन दोनों कॉमन लिया, तो बस सिंपल सा यही है। तो ये हमने KVL कहाँ पे अप्लाई किया, थर्ड लूप में अप्लाई किया। तो तीनों लूप में मैंने KVL कैसे अप्लाई किया ये आना चाहिए। अगर ये चीज़ें तुमको नहीं आएगी, इस लेक्चर में नहीं समझेगा, तो आगे वाला जो डेरिवेशन करने वाले हम थर्ड लेक्चर में, वो बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि आगे जितना ये पूरा चैप्टर ये KVL पे बेस्ड है, ये पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर KVL पे बेस्ड है। अगर KVL ही नहीं आता है तो पहले KVL क्लियर करो। एक बार KVL क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आगे के सारे डेरिवेशन है, जितने भी डेरिवेशन है सबका सब डेरिवेशन आपको आ जाएगा। लेकिन अगर KVL ही नहीं आता है तो आगे कोई भी डेरिवेशन आना इम्पॉसिबल जैसा चीज़ है। तो पहले KVL क्लियर कर लो एक बार। KVL वाला ये कंसेप्ट हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये अप्लाई कैसे करते हैं, ये चीज़ अगर क्लियर है तो बहुत इजीली आगे के डेरिवेशंस भी हमको आ जाएंगे। तो देख लो प्रॉपर्ली डायग्राम कैसे किया है, साइन कन्वेंशन स्टेटमेंट, और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैंने 3 लूप में KVL अप्लाई किया है।